नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और आपको सीधा लिए चलते हैं जहां राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं। श्री विनोद पंजाबी जी, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री राजेंद्र मनमानी जी, एस कुमार जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष CMD लधानी जी, माननीय सांसद इंदौर श्री शंकर नरवानी जी, संस्थापक अध्यक्ष सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया श्री सुरेश केसरवानी जी, MD औजा जी, राकेश लधानी जी, जगदीश गुरनानी जी, नेशनल सिंधी कॉन्क्लेव में उपस्थित सिंधी समाज से जुड़े हुए अलग अलग संगठनों के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर उपस्थित सभी सिंधी समाज के प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, देश भर से आए हुए सिंधी समाज के अलग अलग संगठनों और पंचायतों से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों का मैं देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राज्य के रूप में जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर आपका यह कॉन्क्लेव 2 दिवसीय कार्यक्रम पूरे उत्साह और उमंग के साथ यहां पर आयोजित हो रहा है। इसमें समाज की प्रगति के साथ साथ समाज से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर आप लोगों ने न केवल चिंतन मनन किया बल्कि अपनी भावी कार्य योजना को भी आगे बढ़ा करके समाज के उन महानुभावों को जिन्होंने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से समाज का तो सम्मान बढ़ाया ही है बल्कि राष्ट्र के गौरव को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, उन सबको सम्मानित किया है। और मुझे प्रसन्नता है 6 ऐसे महानुभावों को अभी मंच पर पाकर के और उन्हें सम्मानित करके उत्तर प्रदेश की धरती पे उन्हें सम्मानित करवा करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति भी मैं सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। नेशनल सिंधी कॉन्क्लेव में उनका जो सम्मान हुआ है इसके लिए उनको मैं बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि सिंधी समाज भारत के सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका एक अभिन्न पार्ट है और अपनी परिश्रम और पुरुषार्थ से जिस कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ाया वह सम और विषम परिस्थितियों के साथ जूझते हुए कार्य करते हुए उन्होंने लगातार इस अभियान को जारी रखा। विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारना, शून्य से शिखर तक की यात्रा कैसे होती है, भारत के अंदर सिंधी समाज उसका एक उदाहरण है। केवल 1947 के देश के विभाजन की त्रासदी के समय ही नहीं बल्कि इससे पहले भी आज हम सब पूज्य झूलेलाल जी के प्रति जिस श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है पूज्य झूलेलाल जी का वह स्वयं एक वरुण देवता के अवतार के रूप में माने जाते रहे और मानव कल्याण के लिए सिंध की धरती पर उनका अवतरण होना, मानव कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना और उसके माध्यम से आतताइयों को भी उन्होंने इन सब कार्यों से अलग करने की भी प्रेरणा दी, लेकिन साथ साथ समाज को भी एक नई दिशा देने का कार्य किया। आज यही कारण है कि पूज्य झूलेलाल जी का स्मृति महोत्सव सिंधी समाज से जुड़ा हुआ समाज
देश के अंदर जहां कहीं भी रहता है पूरी श्रद्धा के साथ और सम्मान के साथ उसको आयोजित करता है। मुझे भोलेनाथ के महोत्सव में मुझे गोरखपुर के आयोजनों में कई बार जाने का अवसर प्राप्त होता था और मैं इस बात को देखता था कि महोत्सव पूज्य झूलेलाल जी का होता था, लेकिन महोत्सव में जो झांकियां निकलती थी वह भारत की राष्ट्रीयता से ओतप्रोत झांकियां होती थी और बड़ी प्रेरणादायक झांकियां निकलती थी। उस चीज ने कहा कि आज भी राष्ट्रीयता का यह भाव सिंधी समाज में कूट कूट करके भरा हुआ और इस संबंध में अगर राष्ट्रीयता के इस भाव को देखना है तो सही भीमों का बलिदान तो हम सबके सामने नहीं है। मुझे रायपुर में इस गाड़ी दरबार में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और यहां पर भी शिव शांति आसाराम जी के आश्रम में भी मुझे कई बार इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं मान सकता हूं धार्मिक कार्यक्रमों के जन जागरण के साथ साथ समाज में जनचेतना जागरूक करने, सनातन धर्म के मूल्यों की रक्षा करने, भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करने और अपने व्यवसाय में भी शून्य से शिखर तक की यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य सिंधी समाज ने किया है और वह अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है कि समाज जब इस प्रकार की नेशनल कॉन्क्लेव करता है, तो मुझे बताया गया कि 225 से अधिक प्रतिनिधि पूरे 10 देश के 10 राज्यों से इस नेशनल कॉन्क्लेव में यहां पर उपस्थित हुए हैं। कॉन्क्लेव का मतलब ही होना चाहिए कि समाज का आंतरिक कार्यक्रम दोनों प्रकार की, एक तरफ उपलब्धियों पे चर्चा होनी चाहिए और उपलब्धियों को हाईलाइट किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने क्या खोया है, किन कारणों से खोया है, उस पर भी चिंतन होना चाहिए। समाज की प्रगति के दौरान अगर कहीं कोई कमी रह गई है, उस कमी के परिमार्जन का माध्यम भी इस प्रकार के कॉन्क्लेव बनने चाहिए। होता है समाज जब आगे बढ़ता है तो अच्छाई के साथ साथ बुराई भी उसके साथ साथ चलती है, लेकिन बुराई का परिमार्जन करने वाला समाज अच्छाई के मार्ग को अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता है तो वह एक लंबी यात्रा तय करता है, निर्विघ्न यात्रा को तय करता है। और मुझे लगता है कि भारत के अंदर रहने वाला सिंधी समाज वह पूरी तरीके से भारत के अंदर ऐसा रस बस गया है, क्योंकि वह भारत से अलग तो पहले भी नहीं था, अखंड भारत का हिस्सा था। भारत में जो भाग्यपूर्ण विभाजन उसका सर्वाधिक शिकार सिंधी समाज हुआ, लेकिन उसने तब भी मुक्त नहीं की, गिरा लेकिन खड़ा होकर के फिर तेजी के साथ दौड़ता हुआ अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। ये शानदार यात्रा है, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारना। उस समय की त्रासदी दुर्भाग्यपूर्ण थी। 1947 में जब देश का विभाजन होता है, ये विभाजन टाला जा सकता था, रोका जा सकता था। एक व्यक्ति की महज जिद ने देश को विभाजन की त्रासदी की ओर ले गया। लाखों लोगों का कत्लेआम होता है, भारत का एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के रूप में चला जाता है, लेकिन आज भी विभाजन की त्रासदी आतंकवाद के रूप में हम सबके सामने दंश मारता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, ये तो देश का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद भारत के अंदर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और मुझे लगता है कि सबके समान आतंकवाद को, उग्रवाद को, किसी भी प्रकार की अराजकता को कभी मान्यता नहीं दे सकता। अगर मानवता के कल्याण का मार्ग हमें आगे बढ़ाना है तो हमें उस प्रकार की किसी भी दुष्प्रवृत्ति को जो समाज की सुरक्षा के लिए सभ्य समाज के नाम पर कलंक हो, उसको पूरी तरीके से समाप्त करना ही होगा।
और ये प्रेरणा कहीं और से लेने की आवश्यकता नहीं। ये तो हमारे धर्म ग्रंथ इस बात की निरंतर प्रेरणा देते रहे हैं। पूज्य झूलेलाल जी का जो उत्सव मनाया जाता है वह भी इसी बात की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा भी इसी बात के लिए करता है। उन्होंने भी इसी बात के लिए कहा हमें सज्जनों का संरक्षण करना है, लेकिन दुर्जनों को सफाया भी करना है, दुर्जनों को समर्पण भी करना है। ईश्वरीय अवतार का कारण भी यही होता और केवल अपने स्वयं के लिए नहीं, वह तो मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए और उस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सिंधी समाज इस बात को जानता है। उन्होंने विभाजन के बाद वहां पर छोड़ी हुई अपनी भूमि हरेक को प्यारी होती है। सिंधी समाज से जुड़े बहुत लोग सिंध से आज भी भारत के अंदर आते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले यही लखनऊ में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से सिंधी समाज से जुड़े हुए सिंध से आए हुए लोगों ने किस प्रकार की अपनी आप नीति सुना रहे हैं। दिल्ली में उनके कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब भी हम देखते थे किस प्रकार की रास्ते से आज भी गुजर करके वहां पर अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाते हुए कार्य कर रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर हम एक सुगम और अच्छे माहौल में प्रगति की नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी मजबूती प्रदान करने के लिए, जिससे 1947 जैसी त्रासदियां फिर से कभी ना आने पाए, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। और इसके लिए हम में से हर व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वह प्राथमिकता है कि राष्ट्र प्रथम है। पहला हमारे लिए हमारा देश है। हम अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देते। और कोई भी हो, हमारा सगा ही क्यों न हो, अगर वह राष्ट्र की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें सदैव खड़ा होना पड़ेगा, मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, देश है तो धर्म भी है, धर्म है तो समाज भी है, और समाज है तो हम सबका अस्तित्व भी है। हमारी प्रायोरिटी इसी प्रकार से करनी है और उसी प्रायोरिटी को बनाते हुए हमें कार्य करना होगा, वही परंपरा को हमें आगे बढ़ाना होगा। और आज तो देश के अंदर विरासत के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा, आप देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हैं, तो लखनऊ में अगर आए हैं तो लखनऊ से अयोध्या की दूरी बहुत नहीं है, 1.5 से 2 घंटे की दूरी में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ये तस्वीरें आपने देखी राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि देश लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सपा सुप्रीमो की बैठक। सपा कार्यालय में अखिलेश यादव ने बैठक की, जहां आपको बता दें कि जातीय जनगणना पर बोले अखिलेश यादव कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे खुशी है कि ये बहुत पुरानी लड़ाई है। बिहार में जातीय जनगणना का काम हुआ और ऐसे में अब अखिलेश यादव ने कहा कि देश में भी जाति जनगणना होनी चाहिए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां मिशन 2024 की तैयारियों में अब समाजवादी पार्टी जुट चुकी है और ऐसे में जहां सपा कार्यालय में आज बैठक सर्वे किया है और जिस तरीके से जातियों के आंकड़े आए हैं, मैं समझता हूं बिहार ने एक नई क्रांति जगाई है। अंततः चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या कहीं की सरकार हो, उन्हें जाति जनगणना करनी पड़ेगी। और हम समाजवादी पार्टी के लोग पहले दिन से इसके पक्ष में हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए और कास्ट सेंसस से कम ये पता लगेगा हमारी आबादी का स्वरूप क्या है, हम उन गरीब लोगों को कैसे मदद करें।
पॉलिटिकल इक्वलिटी आना और समाज में बराबरी आना। सामाजिक न्याय तभी संभव है जब जाति जनगणना पूरी होगी, और जाति जनगणना के तहत अगर पॉलिसीज बनेंगी तो सामाजिक न्याय, जिसकी कभी कल्पना की थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के तहत, वो हमारे पूरे होंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज से बड़ी खबर। प्रयागराज में दिखा इंडियन फोर्स का दम। एयरफोर्स का 91वां स्थापना दिवस। आसमान में अदम्य शौर्य का प्रदर्शन किया गया। वायु योद्धाओं का शौर्य शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। 72 साल बाद सेना को नया फ्लैग मिला है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां प्रयागराज में एयरफोर्स का 91वां स्थापना दिवस आज आयोजित किया गया। और ऐसे में इस अवसर पर जहां वायु योद्धाओं का शक्ति शौर्य भी देखने को मिला। ये तस्वीरें आपको दिखा रही, जहां 72 साल बाद सेना को नया फ्लैग मिला। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भदोही में 8 अक्टूबर से 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो फेयर का शुभारंभ हो गया है। बता दें कि एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाला ये दूसरा कॉर्पोरेट एक्सपो है, जबकि भारत का 45वां कालीन मेला है। शुभारंभ के साथ ही विदेशी कॉर्पोरेट खरीदारों का आना भी शुरू हो गया है। कालीन मेले में 272 निर्यातक अपने कॉर्पोरेट के स्टॉल लगाएंगे, तो वहीं करीब 60 देशों के 450 विदेशी खरीदार और 250 विदेशी खरीदारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जिला कारागार के बंदियों द्वारा हस्त निर्मित कालीन का स्टॉल मेले में आकर्षण का केंद्र रहेगा। तो वहीं आपको बता दें कि निर्यातकों को मेले के जरिए 500 करोड़ से अधिक के व्यापार की उम्मीद है। वहीं कल कार्यक्रम में सीएम योगी और सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भदोही कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो उस कार्यक्रम के तहत जो इंटरनेशनल एक्सपो मार्ट जो लगने वाला है 9 तारीख को 8 से 11 के बीच में, तो 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भदोही आएंगे और जो कालीन के व्यवसायी हैं, जो बुनकर हमारे व्यवसायी हैं, उनसे संवाद भी करेंगे और यहाँ पर उस एक्सपो मार्ट में शिरकत भी करेंगे। उसकी भी समीक्षा की, तैयारियाँ बैठक की, और कलेक्ट्रेट में हमने जिले की विकास कार्य की योजनाओं की समीक्षा बैठक की, और जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य की सुविधाएं और तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल पे पहुंचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। धर्म नगरी अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की हर 3 महीने पर होने वाली बैठक राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आवास पर हुई। इसमें 15 में से 12 ट्रस्ट के सदस्य उपस्थित रहे। इसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के वयोवृद्ध सदस्य के पाशारण वर्चुअल तौर पर जुड़े, और जहां इस बैठक में रामलला के मंदिर निर्माण में खर्च होने वाली धनराशि के आय और व्यय को लेकर बैठक में जानकारी दी गई। तो वहीं प्रतिष्ठा महोत्सव को भव्य बनाने के लिए प्रमुख रूप से बैठक में चर्चा हुई।